स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में आगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आमतौर पर आई से डिनोट करते हैं। एक दिमाग में आपकी बात आनी चाहिए, अगर आप इसको रिलेट करें तो आपके मन में क्या आएगा कि सर ये कुछ इनर्शिया से मिलता जुलता है। बिल्कुल सही। अगर एक पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्मली उसी लाइन में मूव करते रहना चाहती है until and unless external force is applied to change the present state। इसे इनर्शिया कहते थे। तो आई मीन टू से if you want to change the linear state of a body, linear motion, translation motion of a body या translation state of the body, तो उसको चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, हर बॉडी के अंदर उसके मास की वजह से एक प्रॉपर्टी होती है जिसे इनर्शिया कहते हैं, जो कि उसके प्रेजेंट स्टेट में चेंज का अपोज करता है। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में कहूं तो मैं कहूं कोई बॉडी जो लीनियर मोशन कर सकती है, उसकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट या प्रेजेंट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का अगर चेंज करना है तो वहां पर एक प्रॉपर्टी उसका खिलाफत करती है, उसे इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया जो है वो मेजर कैसे करते थे, हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कि इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ द बॉडी। जो बॉडी हैवी होती है उसकी प्रेजेंट स्टेट को आप आसानी से नहीं बदल पाते, मुश्किल होती है। एक ट्रक है बेटा, अगर उसमें तुम्हें धक्का लगाना हो तो एक अकेला आदमी नहीं उसे मूव करा सकता, उसके लिए बहुत सारा बल चाहिए। अगर कोई हल्की बॉडी एक साइकिल है, उसको अगर आपको धक्का लगाना है तो आप आसानी से लगा देंगे। तो इसका मतलब है एक बड़ी मैसिव बॉडी की प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट या प्रेजेंट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को बदलना होता तो ज्यादा फोर्स की जरूरत होती थी, और ये इंडिकेटर होता था कि उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है। यानी मास इज मोर, इनर्शिया इज मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द प्रेजेंट स्टेट, मींस इनर्शिया इज मोर। तो ये हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं कि इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द मास। अब बात आती है कि सर चर्चा जो हुई वो किसके बारे में हुई बेटा? वो चर्चा हुई अ बॉडी व्हिच कैन परफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन, बट मैनी बॉडीज आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस। आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, कोई भी व्हीकल जब सड़क पे चलता है तो उसका पहिया जो होता है उसके एक्सिल पे क्या करता है? रोल करता है, एक्सिल पे रोटेट भी करता है। तो एनी बॉडी विच कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस, यानी अब हम ट्रांसलेशन मोशन की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे कोई बॉडी जो अपने एक्सिस पे घूम सकता है, जो तुम्हारे घर में पंखा है या और कोई चीज है, तो अगर उसकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट या प्रेजेंट स्टेट ऑफ रोटेशन को तुम्हें चेंज करना है तो तुम्हें एक एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत पड़ती है। तो अब आए कि फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा उन केसेस में, उन एग्जांपल्स में आपको डे टू डे लाइफ में मिलती है जिसमें कोई बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस। Moment of inertia is the property of the body which can rotate about an axis. Then, to change the present state of uniform rotation and present state of rest, आपको एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत पड़ती है। तो जो प्रॉपर्टी एक रोटेट करने वाली बॉडी की प्रेजेंट स्टेट को बनाए रखना चाहती है, रिटेन रखना चाहती है, या प्रेजेंट स्टेट ऑफ रोटेशन को मेंटेन रखना चाहती है, उसमें चेंज का अपोज करती है, उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो मोटे शब्दों में कहें, अ बॉडी विच कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस, then it's a property which opposes the present state of rest or uniform rotation is called moment of inertia। तो
तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन जगहों पे काम आएगी बेटा जहां पर कोई बॉडी अपने एक्सिस पे घूमने की, रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो उसकी प्रेजेंट स्टेट में चेंज का जो प्रॉपर्टी अपोज करती है दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो एक हल्का सा अंदाजा मिला कि सर इसका मतलब लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन में जो काम इनर्शिया का था वही काम यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। परफेक्ट। एक्शन which was done by the inertia in the linear motion, that the same action is done by the moment of inertia in rotation। तो तुम फिर कहोगे कि सर इसका मतलब है कि इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन में इक्विवेलेंट है। यस बेटा, समझिएगा इनर्शिया को कैसे मेजर करते थे? मास से। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका खुद का अपना फॉर्मूला होता है। इसका द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशन इज इक्विवेलेंट टू द मास इन लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। ये याद रखना बेटा। तो आप देखिए देयरफॉर क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे शॉर्ट में एम आई लिख रहा है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज इक्विवेलेंट टू या एनालॉगस टू, इक्विवेलेंट टू द मास क्यों बेटा? क्योंकि इनर्शिया को मास से मेजर करते हैं इन ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो अब भैया एक काम या अच्छे से याद रखो बेटा, जो काम बेटा लीनियर मोशन में मास का था, रोटेशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। ठीक है, तो जो काम लीनियर मोशन में मास था, रोटेशन में इनर्शिया करेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे आई से लिखते हैं। अब हुआ कि सर ठीक है, मतलब समझ गए, तो अब इसका कोई फॉर्मुलेशन क्या है आप देखिएगा। अगर ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक पार्टिकल मास m का है, इसकी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा mr²। तो देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m का moment of inertia of m about this axis is mr²। यार अब यहां पर एक बात आती है कि अगर पार्टिकल एक से ज्यादा हो, जरा उस पर आ जाइएगा। पार्टिकल अगर एक से ज्यादा हो तो हम उस पर अगर आ जाए, जैसे देखिएगा यहाँ 1 पार्टिकल था, अगर हम एक और ले लें कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, देयर आर मेनी पार्टिकल्स m1 r1 m2 r2 m3 r3, कुछ और मान लीजिए mn है rn, राइट। तो अगर इनका किया जाए तो जानते हो बेटा, जैसे m और r² के प्रोडक्ट को सिंपली जोड़ते चाहिए। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर सिस्टम विल बी बेटा m1 r1² m2 r2² प्लस mn rn²। तो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर को आप ऐड करते जाइए। तो अगर इसको समीशन में लिखें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, सिग्मा mr², यानी हमने m और r के स्क्वायर के प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। बड़ा पर्टिकुलर लिखना तो i लिख दो। यहाँ पर i इक्वल टू क्या है, 1 से n है। देखो 1 हो तो m1 r1², यहाँ पे 2 हो तो m2 r2²। अब ऐसे कर सकते हो। इस जगह अगर आप देखें व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट ऑफ mi अगर आप ले, बड़ा सिंपल है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ mi या i, kg का मतलब मास है, मीटर का मतलब है ml², क्या आ जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट और डायमेंशन आ गया। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, ये टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटीज तुम्हें याद हो क्या होता है, दे नीदर हैव डेफिनेट डायरेक्शन नॉर डेफिनेट मैग्नीट्यूड। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं होता है, बदल सकता है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1² हमेशा नहीं होगा। अगर इस पार्टिकल m1 को तुम थोड़ा दूर लिए जाओ, अगर इसको दूर लिए जाओगे तो इसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 इंटू नई डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा।
अगर आप इसको थोड़ा नजदीक ले आओ तो नया आ जाएगा। तो इसका तो किसी पार्टिकल का जिसका मास m है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं है, यानी उसका मैग्नीट्यूड ही फिक्स नहीं है। जैसे हम लोग आगे इस चैप्टर में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि बेटा ये रॉड है, तो पता है रॉड की लंबाई अगर l हो, इसका मास m हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से जाने वाले एक्सिस के अबाउट ml²/12 होगा। लेकिन इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस यहां से जाए तो ml²/3 हो जाएगा। वो हम सब पढ़ेंगे, आपको दिखेगा। टेंसर क्या होता है बेटा, उसमें न तो निश्चित डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी बदलता रहता है। तो mi, इसे I से लिखते हैं, इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये एक टेंसर क्वांटिटी, टेंसर बेटा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखी जाती है। ये बेटा अभी देखा हो तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्क्रीट पार्टिकल का लिया। डिस्क्रीट मतलब है पार्टिकल, एक m1 है, एक m2 है, सब अलग अलग है, मतलब बिखरे हुए हैं। रिजिड बॉडी अगर हम निकालें, mi ऑफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो देखिएगा बेटा, mi ऑफ रिजिड बॉडी यानी कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जैसे पेन है, इसका मास कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी चीज, मेरा हाथ है, कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बोर्ड है, कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालते हैं। मान लीजिए रिजिड बॉडी है बेटा, इसका कुछ मास होगा, आपको इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़े तो आप जानते हैं बेटा, इस पूरी बॉडी को छोटे छोटे मासेस से बना हुआ मान लेते हैं। मतलब व्हाट वी डू, वी डिवाइड द एंटायर बॉडी इनटू स्मॉल 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 मासेस। और ऐसा एक मास यहाँ पर dm हम सेलेक्ट कर लेते हैं, छोटा सा मास। इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या आएगा, mi ऑफ dm अबाउट द एक्सिस। अगर हम लें इसे, अगर हम di से लिखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला तो आपको अंदाजा मिल गया है। क्या होता है, मास इनटू r स्क्वायर। मास मतलब dm r स्क्वायर। या अब मैं तुमसे कहूं इस पूरी बॉडी को करो तो आपको अच्छे से याद होगा इंटीग्रेशन का तरीका, इंटीग्रेट कर दीजिएगा। देयरफॉर mi ऑफ एंटायर रिजिड बॉडी, पूरी रिजिड बॉडी का निकालना हो तो इसे हम अगर i से लगे, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रल dm r स्क्वायर या r² dm, जैसे लिखना चाहें। लिमिट क्वेश्चन तय करेगा। तो ये तरीका हम लोग रिजिड बॉडी में निकालेंगे, न्यूमेरिकल में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये अभी आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, ठीक है। यहीं पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये थोड़ा सा लिख लो बेटा। इसमें रेडियस ऑफ जायरेशन एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन, जो आपको अच्छा साउंड करे, के से लिखते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। तो आप इतना नोट कर लें, ये स्पेस यहाँ चाहे बना लें। अब आपके मन में क्या है, सर रेडियस ऑफ जायरेशन है क्या बेटा? पहले ध्यान रखना, रेडियस ऑफ जायरेशन इज अ डिस्टेंस। अब मैं थोड़ा डेफिनेशन दे रहा हूँ, फिर मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, रेडियस ऑफ जायरेशन इज द डिस्टेंस। अब तुम कहोगे सर किसकी डिस्टेंस? तो मैं कहूंगा एक रिजिड बॉडी के लिए ही, क्या, ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन at which the entire mass of the body is assumed to be concentrated in such a way that mi due to the radius of gyration is same as the actual mi of the body। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लगती है ऐसे, लेकिन मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या है। देखो, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, आप जरा देखिएगा। ये एक रिजिड बॉडी है, इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक। इस रिजिड बॉडी में मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका खुद का मास m है, कैपिटल M। तो एक तो तरीका था इसका mi का, क्या हमने छोटे छोटे मास में डिवाइड किया। तो आपको पता है जब भी हम लोग फिजिक्स में, तुम्हें याद होगा, लॉज मोशन लेते थे तो किसी भी बॉडी के मास को एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड मानते थे, तो सेंटर ऑफ मास कहते थे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिएगा। अगर हम मान लें इस बॉडी का पूरा मास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इस पॉइंट P पर है,
द एंटायर मास। तो इमेजिन करिएगा द एंटायर मास ऑफ दिस बॉडी इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर। तो अगर हमने यहां पे मान लिया तो आप समझिएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होती है के, इसे हम रेडियस ऑफ जायरेशन लिख सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन थी? रेडियस ऑफ जायरेशन इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब वो इस पॉइंट की खूबी क्या है? एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। आपने यहां पर इस बॉडी के पूरे मास को अज्यूम कर लिया कॉन्सेंट्रेटेड है इन सच ए वे दैट एम आई ड्यू टू द रेडियस ऑफ जायरेशन। बताइएगा अगर ये मास m है, ये डिस्टेंस k है, तो बताइएगा देयरफॉर एम आई, मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा बेटा, आपको चिंता, एम आई ड्यू टू रेडियस ऑफ जायरेशन क्या आएगा? अगर इसके हिसाब से चलें तो तुम कहोगे सर m इंटू के स्क्वायर, ये आएगा। तो इसके अनुसार m इंटू के स्क्वायर रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन के अनुसार ये एम आई आएगा। लेकिन इस बॉडी का कुछ तो एक्चुअल एम आई होगा बेटा। जैसे ये पेन है, इसका कुछ तो एक्चुअल एम आई है, हम जिस भी मेथड से निकालें कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एक्चुअल है। तो अगर रेडियस ऑफ जायरेशन के ले लें, मास को यहां कॉन्सेंट्रेटेड मान लें, तो एम के स्क्वायर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू रेडियस ऑफ जायरेशन आया, ये एक्चुअल एम आई के बराबर होना चाहिए। तो आप लिखोगे इफ एक्चुअल एम आई ऑफ द बॉडी, मतलब इस बॉडी का एक्चुअल एम आई इस एक्सिस के अबाउट द एक्सिस जो भी ये दिख रहा है इज इक्वल टू आई। तो इस बॉडी का एक्चुअल एम आई अगर आई हो तो ये आई इसके बराबर होना चाहिए। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन क्या कहता है? देखिएगा क्या कहता है कि ये जो एक्चुअल एम आई आई है ये एम के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, ये एम के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, ये आया। तो इसका मतलब अगर एक्चुअल एम आई ऑफ द बॉडी इस एक्सिस के अबाउट पता हो तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट आई बाई एम आ जाएगा। आप ऐसे निकाल लोगे। तो अगर किसी बॉडी का मास पता है, जिस एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ जायरेशन पता करना है, उसके अबाउट एम आई पता है, तो इस फॉर्मूले से आपको रेडियस ऑफ जायरेशन मिल जाएगा। ये है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो तुम कहोगे कि सर इसका मतलब डेफिनेशन क्या निकला? तो अब अगर मैं तुम्हें समझाने के बाद इसकी डेफिनेशन दी तो देखो क्या आएगा। डेफिनेशन ऑफ के रेडियस ऑफ जायरेशन, देखो क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस of gyration is the distance of a point from the axis, देखो ध्यान रखना डिस्टेंस है बेटा, ऑफ रोटेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हुआ कि क्या है बेटा? रेडियस ऑफ जायरेशन is the distance of a point from the axis of rotation at which, मतलब उस पॉइंट की डेफिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? at which entire mass of body assumed to be concentrated, but assumed to be concentrated such that इस तरह से कि क्या बेटा? such that आप समझिएगा entire mass of the body is assumed to be concentrated such that mi due to radius of gyration, यानी ये m के स्क्वायर is equal to actual mi of the body, राइट? तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन। अगर आपको सही ऑर्डर, देखो मुझे क्या होता है कि मैं डेफिनेशन पहले नहीं, मैं अंडरस्टैंडिंग को पहले लेके चलता हूँ, फिर उसकी डेफिनेशन हम आप बना लेते हैं। तो उस आधार पे तो आप ये चले। लेकिन आपको जैसे नोट्स बनाने हैं तो आप बेटा एक बार ऐसा करिएगा कि आप यहां से शुरू करिए कि रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए यहां से की डेफिनेशन क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से इस पॉइंट की खूबी क्या है? एट विच एंटायर मास ऑफ द बॉडी
is assumed to be concentrated such that mi due to radius of gyration यानी ये वैल्यू mk स्क्वायर is equal to actual mi of the body, यानी इस बॉडी का कुछ असली mi तो होगा ना बेटा, हर बॉडी का अपने ज्योमेट्रिकल शेप और मास के अकॉर्डिंग कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसके बराबर होना चाहिए। तो तुम्हें अगर ऑर्डर में लिखना है तो आप ऐसा करो, पहले हेडिंग डालो, डायग्राम बनाओ, ये डेफिनेशन यहां से यहां तक लिखो, उसके बाद ये आ जाओ, ये लिखो इक्वेशन 1, फिर ये वैल्यू लिखो, ये करो, ये करो। तो तुम्हें पहले डायग्राम बनाना चाहिए, ये डेफिनेशन यहां तक लिखनी चाहिए, उसके बाद ये लिखो, फिर ये वाला पोर्शन, फिर यहाँ, ठीक है, इतना लिखो, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये फार्मूला हो, आई एक्चुअल एम आई है, ठीक है। तो देखिएगा रेडियस ऑफ जायरेशन में थोड़ा सा और बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा रेडियस ऑफ जायरेशन में और आगे बढ़े, आपका मन हो तो नोट हेडिंग डाल दें, ये चलिए हटाइए, इसे भी बाद में फिर से लिख लेंगे। अब आप एक बात बताइएगा, जैसे एक रिजिड बॉडी थी, आप इसको डिस्क्रीट पार्टिकल यानी छोटे छोटे उसके एटम या मॉलिक्यूल से बना हुआ मान लीजिए, तो अगर हम इस नोट में जाए तो हम कह सकते हैं भाई ये रिजिड बॉडी थी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, और इसी में डिफाइन कर रहे हैं, फिर आगे हम और डिस्क्रीट पार्टिकल से रिलेट कर देंगे। ये बेटा ऐसे छोटे छोटे बहुत से मास पार्टिकल से बना है जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो एक्सिस चाहे तो दूसरी से, जरूरी नहीं एक ही साइड हो, आप चाहे एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से गुजार दें, तो कुछ पार्टिकल इधर भी ले ले इधर। तो देखो हमने ले लिया एक पार्ट के लिए, एक पार्ट के लिए, पार्ट के लिए ये। तो अगर हम ये मान लें मास m1 है, r1 m2 r2 r3 m4 r4, इसका मास m4, डिस्टेंस r4, इसका मास m5 और ये r5 आया। तो आप बताइएगा अगर मैं मान लूं ये पार्टिकल n मासेस से बना है, या ये बॉडी अगर n ऐसे पार्टिकल से बना, जैसे mn ले लिया तो ये rn ले लिया, यानी व्हाट वी आर टेकिंग एक्चुअली, हमने बेटा एक रिजिड बॉडी लिया, वो हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल से बना होगा, हमने कुछ मॉलिक्यूल्स दिखा दिए, मॉलिक्यूल के मासेस m1 m2 m3 m4 m5 mn ले लिया। अब बताओ बेटा इस पूरी बॉडी का mi क्या होगा, देखो mi ऑफ द रिजिड बॉडी अगर मैं निकालूं, तो अगर हम i से लिखें तो क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। ये अब एक चीज आपको पता है बेटा, किसी भी बॉडी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास सेम होता है। जैसे ये प्लास्टिक है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल इस साइड के अगर ले तो इनका मास सेम होगा, तो हम यहां लिखेंगे बट m1 m2 डैश 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 mn सब बराबर होंगे, मान ले m के बराबर है, हमने मान लिया ये m के बराबर है। तो इसलिए देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, m r1 स्क्वायर प्लस m rn स्क्वायर, राइट। m कॉमन ले ले तो देखो बेटा आया r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर। कितने पार्टिकल है बेटा, यहाँ n है, तो अगर ये पूरी बॉडी n पार्टिकल से बनी है तो यहाँ n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड करते हैं। देखो हम ऐसे कर रहे हैं, n से मल्टीप्लाई किया और अगर n से मल्टीप्लाई किया तो n से ही डिवाइड कर दो। क्यों n से किया, बिकॉज देयर आर n पार्टिकल्स, इस बॉडी में n पार्टिकल्स हैं, तो n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड किया, रिजल्ट में फर्क ना पड़ा। तो पता है बेटा, बट mn क्या होगा, इस रिजिड बॉडी का मास अगर हम मान लें, इस पूरे रिजिड बॉडी का मास m है, तो देखो mn क्या हो जाएगा, ये इस बॉडी के मास के बराबर हो जाएगा। क्यों, एक पार्टिकल का मास m, n पार्टिकल है तो mn इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी, ये आया। तो I इक्वल टू m कैपिटल M, ये कर दिया बॉडी का मास है। ये देखो बेटा क्या है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर ऑन n, ये आया। क्लियर, तो इसे हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब एक चीज बताइएगा, हमने इस बॉडी को छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ माना, हर मॉलिक्यूल का मास सेम ले लिया और उस आधार पर हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो ये आया, जहां m इज द मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी, ये आया।
लेकिन अब जरा बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन पे जाओ। तुम्हें याद है रेडियस ऑफ जायरेशन में इस पूरे बॉडी के मास को किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। तो इमेजिन कर लो दिमाग में कि सर इसके मास को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर ले, उस पॉइंट के एक्सिस की दूरी अगर k है तो तुम्हें याद है इसका रेडियस ऑफ जायरेशन के नियम के अनुसार mi क्या होगा, mk²। तो मैं वही लिख रहा हूं, बट I इज ऑल्सो इक्वल टू mk²। क्यों? क्योंकि बेटा ये रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन कहती है। दोनों को कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा, देयरफॉर mk² यानी इसको कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल टू आएगा Rn² अपॉन n। तो ये आया, ये m यहां मिसिंग है, भूल गए हम, इसे लिख लो बेटा ये। तो देखो हमने क्या लिखा, ये mk² और ये वैल्यू, ये mm कैंसिल हुआ। तो अब जरा k देखना क्या आता है, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, k विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये आएगा। ये आएगा बेटा। अब ये ध्यान दो क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। देखो हमने क्या किया है, हमने यहां पर इसे नोट कर लो, थोड़ा स्पेस बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, नोट कर लिया होगा ये। अब आप देखिए कि जो लास्ट वैल्यू आई है इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं। बेटा ध्यान दीजिएगा ये क्या बताता है, इसको मैं क्वेश्चन 3 रखूं। हमने क्या किया बेटा, देखो पहले पार्टिकल की एक्सिस से दूरी का स्क्वायर किया, दूसरे की दूरी का nth की दूरी का स्क्वायर अपॉन n किया। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस का स्क्वायर जोड़ा और n से डिवाइड किया। तो तुम्हें याद होगा इसे मीन स्क्वायर डिस्टेंस कहते हैं, होता ना बेटा। देखो r1² r2² rn² यानी सभी पार्टिकल के डिस्टेंसेस का स्क्वायर किया, सम किया और जितने पार्टिकल थे उतने से डिवाइड किया। तो इसे मीन स्क्वायर डिस्टेंस कहते हैं। और अगर अंडर रूट लगा देंगे तो इसे रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस कहते हैं। तो जरा समझिएगा, वेयर, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, अंडर रूट प्लस rn² अपॉन n इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। स्क्वायर डिस्टेंस आप चाहें तो इसे DRMS लिख सकते हैं। D मतलब डिस्टेंस, R रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। तो देयरफॉर आप देखें बेटा जो रेडियस ऑफ जायरेशन आया ये इसके बराबर है, ये रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस कहलाता है DRMS। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 आप क्या लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, DRMS डिस्टेंस रूट मीन स्क्वायर। आप आगे भी लिखने का रखते हैं कि सर फॉर्मूला भी याद रखें तो ऐसे लिख दें, यानी r1² r2² प्लस rn² अपॉन n। आप ऐसे लिखिए, ये रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे, हो गया। इस पर एक सवाल ले लेते हैं, जरा देखिएगा। देखिएगा अगर हम मान लें क्वेश्चन ले लें, इफ 6 particles of same mass, तुम्हें ध्यान दिया होगा हमने जब डिफाइन किया था तो मास सबका सेम लिखा, are at distances 2 2 3 4 4 2 meter from the axis। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मानेंगे, ना दिया जाए तो परपेंडिकुलर ही आप समझ लीजिए, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो कहते हैं बताइए रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, राइट। तो आप देखिएगा सोल्यूशन में आए, आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो पता रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, अंडर रूट r1² r2², n पार्टिकल्स हो तो rn² अपॉन n। यहाँ 6 पार्टिकल हैं, 6 बार आप इसको करें तो देखो क्या होगा, r1 का मतलब ये r2 ये r3 ये r4 r5 r6, 2² 3² प्लस 4² प्लस 4² प्लस 2² डिवाइडेड हाउ मेनी पार्टिकल्स 6 से अगर आप करो देखो क्या आ जाएगा बेटा, 4 4 8 हो गया बेटा,
और 8 4 12, 12 ये 16 16 हो जाएगा, और 16 32, 32 और 12 44, 44 और 9 कितना हो जाएगा 53। तो 53/6 आया, ये करीब आया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा बेटा। ठीक है, एक अंदाजे से तुम्हें कर दें, एक अप्रोक्सीमेटली कर दें। देखो बेटा 6 जो होगा, अगर ये 54 होता तो 9 बार चला जाता, 6 9 जा 54, तो अप्रॉक्स का साइन लगा देना, तो √9 आएगा लगभग, यानी 3 मीटर करीब आएगा। ध्यान रखना ये 54 होता तो 9 आता, इसलिए हमने अप्रॉक्स का साइन लगाया, लगभग 3 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया यहाँ पर। तो और अगर हम रेडियस ऑफ जायरेशन पे क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।